प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुगल अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, मुगल अर्थव्यवस्था है, इसको देखेंगे आप। तबकात अकबरी का लेखक है निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी का लेखक है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने मुगल साम्राज्य के 120 बड़े शहरों और 3200 कस्बों का उल्लेख किया। सूती कपड़े की छपाई की तकनीक, सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक है, ये अपने को जानकारी टेकचंद बहार, मुंशी टेकचंद बहार की पुस्तक है और इसकी पुस्तक का नाम है बहार ए आजम से अपने को जानकारी मिलती है। उत्तरी भारत में रंगाई का काम आगरा में प्रमुखतः होता था। पश्चिमी भारत में रंगाई का काम अहमदाबाद के अंदर प्रमुखतः होता था। कपड़ों की छपाई है, यह है अहमदाबाद, दक्कन में बुरहानपुर में, अवध के अंदर, अवध में दरियाबाद, अवध का दरियाबाद और खैराबाद रंगीन कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में लिखा है कि उत्तरी भारत में छेंट की कीमत 2 दाम प्रति गज थी। दाम है, ये इकाई है मुद्रा की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए तंजीब, शिकन, बंधना, ये सब रंगाई की विधियां थी। और दिल्ली में की जाती थी। नेक्स्ट है कपड़ों पर छपाई के लिए प्रयुक्त शब्द छापा। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मलिक
मोहम्मद जायसी की रचनाओं में प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, जो रेशमी वस्त्र हैं, ये देखें अपन, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र है ये कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, गिलगित, गोरा घाट, गोरा घाट, कासिम बाजार बंगाल में है, और बांग्लादेश, बांग्ला प्रांत हो गया, बांग्ला प्रांत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र में देखिए, सूती वस्त्र है, इसके लिए क्या क्या प्रमुख थे? पटना इसका है, देखिए सूती वस्त्र है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर कालीन 120 बड़े शहरों और 3200 कस्बों का यह जिक्र करता है। सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक है सर्वप्रथम मुंशी टेकचंद बहार की पुस्तक बहार ए आजम में मिलती है। बहार ए आजम में क्या मिलता है? सूती कपड़ों की रंगाई छपाई के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी भारत में सूती कपड़ों की रंगाई का काम आगरा में, पश्चिमी भारत में अहमदाबाद में होता था। कपड़ों की छपाई अहमदाबाद, दक्कन के बुरहानपुर, अवध के दरियाबाद, खैराबाद। अबुल फजल के अनुसार आईने अकबरी में उत्तरी भारत में छींट की कीमत 2 दाम प्रति गज थी। इंपॉर्टेंट बात है। तंजेब, चिकन, बदना, ये सब सारी की सारी रंगाई की विधि होती थी, और ये रंगाई की विधि कहाँ प्रचलित थी? दिल्ली के अंदर प्रचलित थी। नेक्स्ट है, कपड़ों पर छपाई के लिए प्रयुक्त शब्द छापा। सबसे पहले 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था, छापा शब्द का प्रयोग। रेशमी वस्त्र है, इसमें देखिए रेशमी वस्त्र कहाँ किए जाते, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कहाँ होता था? कश्मीर घाटी, गिलगित, गोरा घाट, काशिम बाजार, बंगाल या बंगला प्रांत है, इसके अंदर इसका उत्पादन होता था, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता था। रेशमी वस्त्रों के बाद में सूती वस्त्र देखिए, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र देखिए साहब, सूती वस्त्र, पटना, पटना का है अमरटीज किस्म का सूती कपड़ा। अमरटीज है, इसकी 3 श्रेणी है। अमरटीज की 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? ये देखें साहब आप, 3 श्रेणी, मोटा, जफरखानी और जहांगीरी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पे सहारनपुर यूपी में है, सहारनपुर, खासा और चौतर नामक कपड़ा तैयार होता था। बनारस यूपी में है, यहाँ से गंगा जल जोना, मिहिरकुल, मंदील नामक कपड़े के प्रकार तैयार होते थे। लाहौर व दिल्ली से छींट नामक कपड़ा तैयार होता था। गुजरात थट्टा से बाफ्ता नामक कपड़ा तैयार होता था।
बाफ्ता नामक कपड़ा तैयार होता था। नेक्स्ट है दक्कन, दक्कन, सोनारगांव, सतगांव, ढाका आदि से मलमल तैयार होती थी। नेक्स्ट देखिए सिलहटी, सिलहटी सूती कपड़ों, सिलहटी सूती कपड़े की सस्ती किस्म थी, जबकि खासा, चौतर और शीरी सफ जो थे यह महंगी किस्म के सूती वस्त्र हुआ करते थे। अब देखिए खनिज और उद्योग, उद्योगों में देखिए लोहा है, लोहा यह बंगाल, कश्मीर, लाहौर, गुजरात, अजमेर, कालिंजर और ग्वालियर आदि से लोहा प्राप्त होता था। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध थी? राजस्थान सिरोही की तलवार प्रसिद्ध थी। जहाज रानी का उद्योग है, यह है बड़ौच, सूरत, नवसारी, गंदेवी और दमन आदि के अंदर जहाज रानी का उद्योग प्रचलित था, यहाँ पर लोहे की प्रचुरता के कारण। नेक्स्ट है तो देखिए आप मोरलैंड का कथन आएगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन। शोरा, लोहा चौथे नंबर पे है शोरा। अजमेर, अलवर, पटना से शोरा प्राप्त होता था। नेक्स्ट है पेलसार्ट ने, इतिहासकार है, इसने शोरा बनाने की विधि का अच्छा वर्णन किया है, अच्छा विवरण दिया है, अच्छा विवरण दिया है। नमक देखिए अजमेर की सांबर झील से और लाहौर के शमशाबाद से, लाहौर के शमशाबाद से क्या प्राप्त होता था? नमक प्राप्त होता था। देखिए सूती वस्त्रों में देखिए पटना के अंदर अमरटीज नाम का एक वस्त्र बनाया जाता था, जिसके 3 श्रेणियां थी, मोटा, जफरखानी, जहांगीरी। सहारनपुर के अंदर खासा, चौतरा नामक वस्त्र तैयार होता था। बनारस के अंदर गंगाजल, जोना, मिहिरकुल, मंदिल नामक वस्त्र तैयार होते थे, सूती वस्त्र। लाहौर व दिल्ली के अंदर छीट नामक वस्त्र तैयार होता था। गुजरात ठट्टा के अंदर बाफ्ता, दक्कन, सोनारगांव, सतगांव और ढाका के अंदर जो तैयार होता था वो क्या होता था? मलमल नामक कपड़ा है, यह तैयार होता था। सिलहटी सूती कपड़े की सस्ती किस्म है, यह खासा और सिलहटी जो है यह सूती कपड़े की सबसे सस्ती किस्म होती थी, सिलहटी। और खासा, चौतर और शीरीशफ है, यह सूती वस्त्र की सबसे महंगी किस्में हुआ करती थी। अब देखिए खनिज उद्योग, लोहा है, यह बंगाल, कश्मीर, लाहौर, गुजरात, अजमेर, कालिंजर, ग्वालियर से प्राप्त होता था। अच्छी किस्म की जो तलवारें थी ये सिरोही
में बनती थी। जहाज रानी बड़ौत, सूरत, नवसारी, गंदेवी और दमन में जहाज रानी उद्योग था। शोरा है, यह अजमेर, अलवर, पटना में तैयार होता था। शोरा पेलसाट ने शोरा के लिए बहुत अच्छा विवरण दिया है। शोरा बनाने की विधि का सबसे अच्छा विवरण है, ये किसने दिया है? पेलसाट ने दिया है। नमक कहाँ पैदा होता था? अजमेर की सांबर झील, लाहौर का शमशाबाद है, यहाँ से क्या पैदा होता था? नमक है, यह पैदा होता था, नमक पैदा होता था। आगे देखें, आगे अपन देखेंगे कागज, कागज उद्योग। कागज, कागज देखें साहब, कागज है, यह है 16वीं सदी में बिहार के राजगीर से प्राप्त होता था। बिहार के राजगीर से प्राप्त होता। खांड सारी, खांड सारी एक तरह से चीनी होगी। बंगाल, बंगाल और आगरा से चीनी उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। नील, बयाना और दूसरा है सरखेज या सरखेत, गुजरात। यहाँ से बयाना से अच्छी किस्म की नील है, ये प्राप्त होती है। पीटर मुंडी है, इतिहासकार पीटर मुंडी के अनुसार राजपुताना, राजपुताना नील की खेती, नील की खेती यहाँ पर दूर दूर तक फैली हुई थी। ये पीटर मुंडी का कथन है। धनुष और तीर, धनुष और तीर हैं, ये मुल्तान, सरहिंद और सूरत से प्राप्त होती थी। काठ का उद्योग कश्मीर का प्रसिद्ध था। और जहाज रानी, जहाज रानी है, यह मुख्यतः गोवा, भड़ोच, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ढाका, चटगांव आदि में प्रचलित था जहाज रानी उद्योग। मोरलैंड है, मोरलैंड है, ये क्या कहता है? उद्योगों, उद्योगों में पेशगी का प्रचलन था। पेशगी प्रणाली का प्रचलन था। कपड़ा उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था, जिसमें कारीगरों को अग्रिम राशि क्या दी जाती थी? राशि दी जाती थी। देखिए साहब, अपन बात करें कागज है, यह है यहाँ पर केंद्र था बिहार का राजगीर। खांडसारी यानी चीनी बंगाल और आगरा में बनती थी। नील, बयाना में अच्छी क्वालिटी की नील पैदा होती थी। और सरखेज, गुजरात में भी नील का प्रमुख केंद्र था। पीटर मुंडी है, यह कहता है कि राजपुताना के अंदर नील की खेती दूर दूर तक फैली हुई थी। धनुष और तीर मुल्तान, सरहिंद और सूरत से प्राप्त यहाँ पर बनती थी, उद्योग थे। कास्ट उद्योग कश्मीर का प्रमुख था। जहाज रानी उद्योग है, यह गोवा, बड़ौच, मछलीपट्टनम, ढाका, चटगांव, यदि समुद्री जो तट थे वहां पर जो जहाज का निर्माण है ये प्रमुख था। मोरलैंड है, इतिहासकार मोरलैंड क्या कहता है? यात्री था। उद्योगों में पेशगी प्रणाली प्रचलन था। पेशगी, पेशगी यानी अग्रिम भुगतान। और कपड़ों के अंदर ददनी प्रथा,
ददनी प्रथा वही प्रथा होती है जिसके अंदर कारीगरों को या हस्तशिल्पियों को काम के बदले पहले ही अग्रिम राशि दे दी जाती है। आगे देखिए, ये बात हुई उद्योग में क्या क्या शब्द प्रचलित थे। अब अपन देख रहे हैं, तो देखिए व्यापार वाणिज्य। कुछ प्रमुख व्यापारी थे। व्यापारी देखिए, वीरजी बोहरा, यह सूरत का प्रमुख व्यापारी था। सूरत का प्रमुख व्यापारी था। इसके पास अपना विशाल जांजी बेड़ा भी था। नेक्स्ट है मलय चेट्टी। मलय चेट्टी अब्दुल गफूर बोहरा आदि कोरोमंडल के प्रमुख क्या थे? व्यापारी थे। मीर जुमला का नाम तो आपने सुना है। मीर जुमला भी प्रमुख व्यापारियों के नाम में आता है। अब देखिए मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली रोल्फ फिंच है। रोल्फ फिंच, इसके अनुसार फतेहपुर सीकरी व आगरा दोनों हैं, यह लंदन से बड़े थे। अब यहाँ पर सिक्कों के संदर्भ में अपन बात करें, मुद्रा की बात चल रही, तब सिक्कों की अपन बात करेंगे। सिक्के देखिए, सिक्के भारतवर्ष में चांदी का आयात होता था। चांदी थी, ये बाहर देशों से आयात की जाती थी। शेरशाह के समय देखिए, शेरशाह सूरी ने सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का है, यह जारी किया था। शेरशाह के काल में चांदी व दाम का जो अनुपात था, ये 1:64 का था। चांदी का जो सिक्का था, चांदी का रुपया था, वह 180 ग्रेन का था। 180 ग्रेन का था। आगे देखिए, तांबे का दाम 360 ग्रेन का था। तांबे का जो दाम था, ये 360 ग्रेन का था और यह रुपया का 40वां भाग था। 40वां भाग था। नेक्स्ट है शेरशाह के समय सिक्के डालने हेतु टकसाल जो थी, ये कुल 23 टकसालें थी। शेरशाह ने मुद्राओं पर सुल्तान के साथ प्रथम 4 खलीफाओं
4 खलीफाओं के नाम हैं, ये अंकित करवाए थे। 4 खलीफाओं के नाम अंकित करवाए थे। अब अपन बात करते हैं अकबर। अकबर के समय टकसाल जो थी, इसके समय तांबे की 42 टकसालें थी, चांदी की 14 टकसालें थी, सोने की 4 टकसालें थी। टकसाल का प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी दरोगा दार उल जर्ब होता था, और मूल्यांकन करता सर्राफ होता था। लेखपाल मुंसरिफ होता था। मुद्रा ढालने वाला यह महर कान होता था। देखिए, व्यापारियों की जब अपन बात करें तो वीरजी बोहरा है, यह सूरत का प्रमुख व्यापारी था, जिसके पास में विशाल झांझी बेड़ा था। मलय चेट्टी अब्दुल गफार बोहरा कोरामंडल के प्रमुख व्यापारी थे। मुद्रा प्रणाली की अपन बात करें और रोल्फ फिंच है, ये कहता है फतेहपुर सीकरी व आगरा दोनों लंदन से बड़े थे। सिक्कों की बात करें तो चांदी जो है इसका बाहर के देशों से आयात होता था। शेरशाह है, इसने सोने का अशरफ चलाया, चांदी का रुपया चलाया, तांबे का दाम चलाया। शेरशाह के काल में शेरशाह है, इसके काल के अंदर चांदी और दाम जो सिक्के थे उसका अनुपात 1:64 था। चांदी का जो रुपया था ये 180 ग्रेन का था, तांबे का जो दाम था 360 ग्रेन का था। रुपया जो था इसका 40वां भाग था दाम। रुपये का 40वां भाग कौन सा था? दाम था। शेरशाह के समय सिक्कों की जो टकसालें होती थी ये 23 थी। मुद्राओं के ऊपर सुल्तान की तस्वीर अंकित होती थी और प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अंकित होते थे। अकबर के समय देखिए टकसाल जो थी, तांबे की 42 टकसाल, चांदी की 14 और सोने की कितनी थी? 4 टकसाल थी। यानी कुल मिलाकर के कितनी टकसालें होगी? 60 टकसालें हैं। यह अकबर के समय थी। टकसाल का सर्वोच्च अधिकारी दरोगा दार उल जर्ब होता था। मूल्यांकन करता सर्राफ होता था, यानी सिक्कों को जांचने का काम सर्राफ का था। लेखपाल है, ये मुंसरिफ होता था। और मुद्रा डालने वाला महर कान कहलाता था। मुद्रा डालने वाला कौन कहलाता था? क्या कहते थे उसको? महर कान कहते थे। अकबर के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। अकबर के संदर्भ में मुद्रा प्रणाली है, यह चल रही है। नेक्स्ट अपन देखें, अकबर के सिक्के पर, अकबर है इसके सिक्कों पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर, यानी अकबर महान है, जल्ले जलालहू तथा दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित होता था। चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्कों पर
धनुर्धारी धनुर्धारी राम व सीता अंकित हैं। धनुर्धारी राम व सीता अंकित हैं। इस पर देवनागरी लिपि में रामसिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में एक सिक्का चलाया जिसके ऊपर बाज की आकृति है, यह अंकित करवाई। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी के टकसाल का प्रभारी जो था यह अब्दुल समद था। अब्दुल समद था जो एक चित्रकार था। नेक्स्ट है, अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल के अनुसार अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के और 4 तांबे के सिक्के हैं, यह चलवाए थे साहब। अबुल फजल कहता है ये। अब देखिए कौन कौन से सिक्के। मोहर है मुगल काल में सोने का सिक्का था, सर्वाधिक प्रचलित सोने का क्या था, सिक्का था। एक मुहर है, यह 9 रुपए के बराबर थी। नेक्स्ट है, दूसरा है संसब सोने का बड़ा सिक्का था। सोने का बड़ा सिक्का था और बड़े व्यापारिक लेन देन में काम आता था। इलाही सिक्का था, यह सोने का गोल सिक्का था। सोने का गोल सिक्का था जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। नेक्स्ट है रहस, यह गोल व चौकोर दोनों प्रकार का था, सोने का सिक्का। नेक्स्ट है अतमा, ये 25 तोले का सोने का सिक्का था। नेक्स्ट है बिनसात, ये 20 तोले का सोने का सिक्का था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सारे के सारे सोने के सिक्के थे। अब अपन बात करते हैं चांदी के सिक्कों में देखिए रुपया है, चांदी का सिक्का था 178 ग्रेन इसका भार था। गुजरात में इसे महमूदी सिक्का भी कहते थे। नेक्स्ट है जलाली सिक्का है, यह चौकोर होता था और रुपये का आधा होता था। नेक्स्ट है दाम व जीतल, ये तांबे के सिक्के होते थे और जो दाम होता था, दाम रुपये का 40वां भाग था। दैनिक लेन देन के अंदर कौड़ी का भी प्रयोग होता है और 1 रुपए के अंदर 2500 कौड़ियां होती थी।
2500 कौड़ियां होती थी एक रुपए के अंदर। तो ये बात कर रहे थे अपन अकबर के सिक्कों के बारे में। अकबर ने सिक्कों में कलमों की जगह अल्लाहू अकबर जल्ले जलालू नामक शब्दों का अंकन किया। दूसरी तरफ टकसाल का क्या होता था, नाम होता था अकबर के सिक्कों पर। अकबर के चांदी के सिक्के थे, इस पर धनुर्धारी राम व सीता का अंकित होता, नाम अंकित होता था, तस्वीर अंकित होती थी, और देवनागरी लिपि के अंदर राम शिया शब्द है यह अंकित होता था। असीरगढ़ की जब विजय करी थी तो उस समय अकबर ने अपने सिक्कों के ऊपर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। फतेहपुर सीकरी की टकसाल का जो प्रभारी था ये अब्दुल समद था। अबुल फजल की अपन बात करें तो अकबर ने 26 सोने सिक्के के, 9 चांदी के सिक्के, 4 तांबे के सिक्के ये चलाए थे। किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। इसमें आप सिक्के देखें, मुहर है, सोने का सिक्का था, सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, और इसका जो अनुपात था रुपए के बराबर अपन देखते हैं अनुपात, तो एक मुहर के अंदर 9 रुपए होते थे, यानी एक तो मुहर और 9 रुपए बराबर होते थे। संसद देखें, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था और बड़े व्यापारिक लेन देन में काम आता था, बड़े व्यापारिक लेन देन में। इलाही जो था ये गोल सोने का सिक्का था और यह जो है 10 रुपए के बराबर होता था, यानी एक तो इलाही और 10 जो रुपए थे ये बराबर थे। नेक्स्ट है रहस्य, यह गोल और चौकोर दोनों प्रकार का सिक्का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रहस्य भी कि अकबर के कौन सा सिक्का था जो गोल और चौकोर दोनों था। अतमा यह 25 तोले का सिक्का था सोने का, और बिनसात ये 20 तोले का सिक्का था सोने का। 1 से लेकर 6 तक के जो सिक्के हैं ये सारे सोने के सिक्के थे। अब अपन बात करें चांदी, रुपया है ये चांदी का सिक्का था 178 ग्रेन का। गुजरात में इसको महमूदी कहा जाता था। नेक्स्ट है जलाली, ये भी चांदी का सिक्का था, चौकोर था, रुपये का आधा था, रुपये का क्या था ये आधा था। अब अपन बात करें तांबे के सिक्के, तो तांबे के सिक्कों में अपन बात करें दाम और जीतल जो थे यह तांबे के सिक्के हुआ करते थे, और जो दाम था यह 1 रुपए का 40वां भाग होता था। दैनिक लेन देन के अंदर कौड़ियों का प्रयोग होता था, और 1 रुपए में कितनी कौड़ी होती थी? 2500 कौड़ी होती थी। तो ये बात रही सिक्कों के संदर्भ में, सिक्कों के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। नेक्स्ट देखिए साहब, जहांगीर के बारे में बात करें। जहांगीर ने क्या करवाया सिक्कों में? जहांगीर है सर्वप्रथम इसने सलीमी सिक्के तैयार किए। कौन से सिक्के तैयार किए? सलीमी सिक्के तैयार किए, और सिक्कों पर अपनी छवि यानी आकृति, अपनी छवि अंकित करवाई। और प्रथम शासक था जिसने स्वयं व अपनी बेगम नूरजहां के नाम जो है यह सिक्कों पर अंकित करवाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र है के चिन्ह खुदे थे। नेक्स्ट है इसने निसार नामक सिक्का चलाया। निसार नूर अफसा, निसार चांदी का सिक्का था, नूर अफसा और खैर काबुल नामक जो सिक्के थे यह किसके प्रसिद्ध थे? जहांगीर के। जहांगीर के बाद में अपन बात करते हैं शाहजहां। शाहजहां है ये देखिए, इसने आना चलवाया और 1 रुपए के अंदर आना जो थे ये 16
आने थे, यानी 1:16। चांदी का था ये भी आना। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना इसने क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। और मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई है, ये किसके काल में हुई थी, औरंगजेब के काल में हुई थी। और रुपये का वजन इसके समय 180 ग्राम था। नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल की पुस्तक है, मुगल साम्राज्य की अनुमानित आय 90 करोड़ थी। अनुमानित आय अकबर के समय कितने बताई इसने, 90 करोड़ आंकी है। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली की अपन बात करेंगे। बैंकिंग प्रणाली देखिए, बैंकिंग प्रणाली में सर्राफ जो होता था, ये मुद्रा की परख का इसका काम होता था। नेक्स्ट है हुंडी। बैंकिंग प्रणाली की जान थी, साख पत्र होता था, एक साख पत्र होता था, लिखित आज्ञा पत्र हो गया, एक तरह से लिखित आज्ञा पत्र हो गया। हुंडी है, इसके 2 प्रकार थे। हुंडी के 2 प्रकार हैं। हुंडी के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं। एक तो है दर्शनी हुंडी, इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान हो जाता था। इसे पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान हो जाता था। इसके 2 प्रकार थे, एक तो साहजोग और एक है धनी जोग। दूसरी जो हुंडी थी, ये थी मुद्दती या मियादी हुंडी। निश्चित तिथि पर इसका क्या होता था, भुगतान होता था। निश्चित तिथि पर भुगतान होता था। इसके 4 प्रकार थे इस हुंडी के। इसमें सबसे प्रमुख जो थी जोखमी जोग हुंडी थी। जोखमी जोग हुंडी थी। नेक्स्ट एक ददनी प्रथा है, ये आती है। तीसरी जो यहाँ पर प्रथा है, शराब देख लिया, हुंडी देख ली, ददनी प्रथा। ये दस्तकार जो होते थे, दस्तकारों को अग्रिम धन देना ही क्या होता था, ददनी प्रथा होती थी। अब देखिए जहांगीर के समय सिक्के, सर्वप्रथम सलीमी सिक्के चलाए, सिक्कों पर अपनी छवि यानी तस्वीर अंकित करवाई। प्रथम शासक था जो सिक्कों पर स्वयं और नूरजहां की तस्वीर अंकित होती थी। सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे होते थे। इसने निशार, नूर अफसा और खैर काबुल नामक सिक्के चलाए थे। शाहजहां है, इसने आना नामक सिक्का चलाया था। यह 1 रुपए के अनुपात में 16 था, यानी 1 रुपए और 16 आने बराबर होते थे।
औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया और मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की जो ढलाई थी, रुपए नामक सिक्के की ढलाई, वो औरंगजेब के काल में हुई थी। इसके समय रुपए का जो वजन था 180 ग्रेन था। आईने अकबरी के अंदर अनुमान लगाया है अबुल फजल ने कि अकबर की वार्षिक आय जो थी ये कितनी थी, 90 करोड़ थी। 90 करोड़ इसकी वार्षिक आय थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे बैंकिंग प्रणाली है, सर्राफ है, ये मुद्रा की साख को परखता था, मुद्रा की जांच परख करता था। हुंडी है, यह एक शाख पत्र होता था जिसे लिखित आज्ञा पत्र भी कहते हैं। हुंडी दो प्रकार की होती थी, एक तो ददनी हुंडी दर्शनी हुंडी, और दूसरी है मुद्दती या मियादी हुंडी। दर्शनी हुंडी है, इसके अंदर क्या प्रमुख बातें होती थी, पेश करते ही लिखित धनराशि का भुगतान हो जाता था। यह दो प्रकार की होती थी, शाह जोग और धनी जोग। दूसरी हुंडी है मुद्दती या मियादी हुंडी, यह निश्चित तिथि के अनुसार इस हुंडी का क्या किया जाता था, भुगतान किया जाता था। ये चार प्रकार की होती थी, जिसके अंदर प्रमुख है यह जोखमी जोग हुंडी होती थी। अब देखिए ददनी प्रथा, ददनी प्रथा है, इस प्रथा के अंदर दस्तकारों को काम के बदले अग्रिम राशि है यह दे दी जाती थी। अग्रिम राशि है यह दे दी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे अपन आगे, आयात और निर्यात है, इस समय किस किस के होते थे। निर्यात देखिए, निर्यात सूती कपड़ा, काली मिर्च, नील, अफीम, मसाला, अफीम मसाला, ये निर्यात होते थे। 17वीं सदी में संपूर्ण भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु जो थी ये सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र थे। काली मिर्च है, इसका सर्वाधिक निर्यात है विजयनगर करता था। जहांगीर ने किन्नरों का व्यापार है, इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। बर्नियर है, ये क्या कहता है, दुनिया के हर भाग में घूमने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है। भारत में क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आयात। आयात क्या होता था, भारत आयात किस किस का करता था, टीन, तांबा, घोड़ा, सोना, चांदी, दवाइयां, शराब आदि का क्या होता था, आयात होता था। सर्वाधिक आयातित जो वस्तु थी ये कौन था, घोड़े थे या घोड़ा था। नगरीकरण देखिए, नगरीकरण इस काल में यानी मुगलों के काल में 15% शहरी और 85% ग्रामीण जनसंख्या थी। अकबर के साम्राज्य में
120 बड़े शहर और 3200 कस्बे थे। मुगल काल को शहरीकरण का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहर मुगलकालीन शहर ये आगरा था। कौन सा था? आगरा था। बर्नियर है, यह है दिल्ली पेरिस से कम नहीं थी और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। ये कहता है कौन? बर्नियर कहता है। मोन्सराट ये कहता है लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। मोन्सरात का कथन है। यह है मोरलैंड है, मोरलैंड है। यह 17वीं सदी की भारत की कुल आबादी है, यह 10 करोड़ बताता है। इंपोर्टेंट कथन है साहब इसका, 10 करोड़ बताता है। जबकि किंग्सले डेविस ने 12.25 करोड़ की आबादी बताई है भारत की। देखिए निर्यात क्या होता था? सूती कपड़ा, काली मिर्च, नील, अफीम, मसाला। 17वीं सदी के अंदर संपूर्ण भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख जो वस्तु थी वो क्या थी? सूती वस्त्र। काली मिर्च का निर्यात विजयनगर करता था। जहांगीर ने हिंजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दी था। और बर्नियर है, ये क्या कहता है? दुनिया के हर भाग में सोना चांदी घूम करके भारत में क्या हो जाते हैं? दफन हो जाते हैं। इंपोर्टेंट है ये कथन, भारत की व्यापारिक समृद्धता को दर्शाता है साहब, व्यापारिक उन्नति को दर्शाता है बर्नियर का यह कथन। आयात क्या होता था? टीन, तांबा, घोड़ा, सोना, चांदी, दवाइयाँ, शराब। इसमें सबसे ज्यादा जो आयात होता था ये किसका होता था? घोड़ा आयात होता था। नगरीकरण देखिए, मुगल काल में 15% शहरी और 85% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती थी। अकबर के समय 120 बड़े शहर और 3200 कस्बों का उल्लेख किया गया है। मुगल काल को शहरीकरण का स्वर्ण युग कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जो शहर है भारत का, ये कौन सा है? आगरा है। बर्नियर क्या कहता है? दिल्ली पेरिस से कम नहीं और आगरा दिल्ली से बड़ा था। ये कौन कहता है? बर्नियर कहता है। मोन्सराट क्या कहता है? लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। मोरलैंड क्या कहता है? 17वीं सदी में भारत की आबादी कितनी बताता है? 10 करोड़। और किंग्सले डेविस है, ये 12.5 करोड़ की आबादी बताता है भारत की। ये बात करिए पढ़ने नगरीकरण की, जो अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है, क्योंकि जनसंख्या है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे कारखाना। कारखाना देखिए साहब, मुगल कारखानों के लिए मुगल कारखानों के लिए एक शब्द बयुतात है, इसका क्या हुआ है? शब्द का प्रयोग हुआ है। मीर ए सामा है, यह कारखाने का प्रमुख क्या होता था? अधिकारी होता था। नेक्स्ट है
दीवाने बयूतात ये होता था कारखाने की वित्तीय उत्तरदायी होता था। वित्तीय उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी किसकी थी? दीवाने बयूतात की थी। मुंसरिफ ए कुल ओ जूज ये कारखाने का लेखक होता था, कारखाने का लेखपाल होता था। नजीर यह है आय व्यय का पुनः निरीक्षण करने वाला होता था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखेंगे अकबर ने लाहौर में 1000 कारखाने स्थापित करवाए या निर्माण करवाया। औरंगजेब ने कारीगरों पर लिया जाने वाला लाइसेंस कर है यह हटा दिया, यह समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है बीमा प्रणाली। बीमा प्रणाली के संबंध का जो प्रमुख स्रोत है ये है सुजान राय भंडारी का खुलासत उल तवारिक। नेक्स्ट देखिए बंदरगाह। बंदरगाह में देखिए पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे लाहौरी बंदर, खबायत, गाबोल, दियो, सूरत, कालीकट, क्विलोन। नेक्स्ट है पूर्वी तट के बंदरगाह सतगांव, हुगली, मूसली, पटना। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख बंदरगाह सतगांव और चिटगांव थे। मनुची है, ये क्या कहता है? भारत से निर्यात के लिए मुख्य सामग्री 4 पौधों से प्राप्त होती है, अर्थात कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, शहतूत पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, अफीम की खेती नशे के लिए की जाती थी और नील से कपड़ों को रंगने का काम होता था, से प्राप्त होती है। ये इसका कथन है साहब, मनुची का कथन है, मनुची कहता है, मनुची का कथन है। देखिए कारखानों में देखिए मुगल कारखानों को बयूतात कहते थे
मीर ए शामा कारखाने का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवानी बयूतार इसका जो उत्तरदायी होता था, ये कारखाने में वित्तीय व्यवस्था करना इसका उत्तरदायी होता था। मुंसरिफ ए कुल और जूज ये कारखाने का लेखपाल होता था। नजीर है ये आय व्यय का पुनः निरीक्षण करता था कारखाने में। अकबर ने लाहौर के अंदर 1000 कारखाने स्थापित करवाए। औरंगजेब ने कारीगरों से लाइसेंस नामक कर है ये क्या कर दिया था, हटा दिया था। बीमा प्रणाली के संबंध में जो प्रमुख स्रोत है यह है सुजान राय भंडारी का खुलासत उल तवारीख है, यानी बीमा प्रणाली का उल्लेख है यह है सुजान राय भंडारी का खुलासत उल तवारीख है। बंदरगाह देखिए, पश्चिमी तट के बंदरगाह लाहरी बंदरगाह, खया, खबायत, गाभोल, डीयू, सूरत, कालीकट, क्विलोन आदि क्या थे, पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। पूर्वी तट के बंदरगाह देखें, सतगांव, मोगली, मूसलीपट्टनम पूर्वी तट के बंदरगाह थे। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख बंदरगाह सतगांव और चिटगांव थे। मनुची क्या कहता है, मनुची क्या कहता है, भारत से निर्यात के लिए मुख्य सामग्री 4 पौधों से प्राप्त होती थी। कौन कौन से पौधों से, कपास से सूती वस्त्र, सहतूत पे रेशम के कीड़े पाले जाते थे, रेशमी वस्त्र बनते थे उनसे। अफीम है ये नशे के काम आती थी, प्रमुख पौधा था अफीम का भी। और नील है यह है कपड़ों को रंगने का काम है, ये किससे होता था, नील से होता था। तो ये प्रमुख बातें थी मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।